गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुप्त वंश यानी दोस्तों आपके लिए दोस्तों मैं जो है आपका जो प्राचीन इतिहास था उसका दोस्तों जो है विदेशी जो आक्रमण हुए थे भारत पर, जैसे कि शक, पहलव, कुषाण, इनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी जीके बनती थी वो सारी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाकर दोस्तों देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों गुप्त वंश की, जिसमें दोस्तों आपके लिए थ्योरी और साथ में दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी रखा है मैंने। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम थ्योरी करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप तैयार रहना दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है और कमेंट में आपको बताना है कि दोस्तों जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने नहीं किए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों और शेयर कर देना। और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं दोस्तों गुप्त वंश की। तो देखिए दोस्तों इसके बहुत सारे जो हैं प्रमाण हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत, बौद्धिक ग्रंथ और विदेशी विवरण। अब दोस्तों साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का विवरण है, मत्स्य पुराण में, जो कि ये दोनों रचनाएं हैं वायु पुराण और मत्स्य पुराण, ये रचनाएं जो हैं दोस्तों कालिदास की हैं। मुद्रा राक्षस में भी दोस्तों इसका वर्णन है। और बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो आर्य मंजूश्री और मूलकल्प और बसबंधु चरित्र, इन तीनों में ही दोस्तों गुप्त वंश का जो है विवरण किया गया है। और बात करें दोस्तों विदेशी आक्रमणों की तो फाहियान के द्वारा, जो कि चीनी यात्री थे, हेनसांग ये भी चीनी यात्री थे, अलबरूनी ये भी दोस्तों एक ईरानी यात्री थे। इन्होंने भी दोस्तों गुप्त वंश के बारे में बहुत सारे जो है विवरण दिया है। तो इन्हीं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, इन्हीं बौद्ध ग्रंथों के आधार पर, विदेशी आक्रमणों के आधार पर दोस्तों जो है हम सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि गुप्त वंश के बारे में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से इसके शासक हुए थे और कौन कौन से शासक जो हैं इम्पोर्टेंट है। हालांकि शासक जो बहुत हुए हैं, लेकिन हम बात जो करेंगे वो केवल इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में ही करेंगे, जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, आप सभी को पता ही है कि गुप्त वंश की संस्थापक जो हैं दोस्तों ये आपके कुषाणों के बाद आते हैं। कि विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बाद दोस्तों सबसे अंतिम जो विदेशी आक्रमण थे वो थे कुषाण, जिसमें कनिष्क सबसे इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद दोस्तों आते हैं आपके गुप्त वंश। और आपको बता दूं दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ये वैश्य थे, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना में आपको बता दूं दोस्तों श्रीगुप्त ने की थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपसे पूछा जाता है गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो श्रीगुप्त ने। और ये साहित्यिक स्रोत आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए जो आपके शासक हुए थे सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीगुप्त, क्योंकि दोस्तों ये तो संस्थापक थे। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और 240 से 280 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब बात करें दोस्तों घटोत्कच की, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कुछ नहीं पूछा जाता है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं और आप याद भी रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बारे में बात करें दोस्तों, ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम और एक और हुए थे इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण राजा थे इस वंश के, और इसने दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह दोस्तों लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और ये प्रश्न दोस्तों अभी जो आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तो ये थे दोस्तों आपके समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद में जो उनका उत्तराधिकारी होता है वो होता है समुद्रगुप्त, तो जो कि कुमार देवी का ही पुत्र था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था। और ये खुद को दोस्तों लिच्छवी दोहित्र कहता था, लिच्छवी दोहित्र कहता था, यानी दोस्तों लिच्छवी जो इसकी माता थी उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपना नाम जो है लिच्छवी दोहित्र रखा। बात करें दोस्तों इनकी नीतियों की, तो ये आक्रामक नीति और विस्तारवादी थे। इसने दोस्तों आर्यवर्त यानी दोस्तों उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दोस्तों दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित कर दिया।
और इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करें दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में, तो इनके दरबारी कवि थे दोस्तों हरिसेन, और हरिसेन ने ही दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 का जो एसएससी सीजीएल का हुआ एग्जाम उसमें, और उसके बाद दोस्तों ग्रुप डी में भी ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 2019 में आपका दोस्तों ये आरआरबी जेई में, और 2018 में एएलपी टेक्नीशियन में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी बीड़ा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। तो आपसे पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बीड़ा बजाते हुए किस शासक को जो है सिक्कों पर दर्शाया जाता है, तो समुद्रगुप्त को, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तो दोस्तों ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इनके बारे में बात करें तो दोस्तों इसके बाद जो आपके समुद्रगुप्त हुए थे उनके बाद दोस्तों उनका उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसके बाद अगला जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, किसके बाद दोस्तों, समुद्रगुप्त के बाद। और इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया। शक विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण इन्होंने की थी, और गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने 200 चांदी के सिक्के चलवाए। यानी दोस्तों आपको याद रखना है कि गुप्त शासक का जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने ही दोस्तों आपको आपके लिए दोस्तों जो भारत में चांदी के सिक्के जारी किए थे, ये आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली के लोहे स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फाहियान जो चीनी यात्री था, मैं आगे शुरुआत में आपके लिए बता चुका हूँ, ये भी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो कवि थे उनके बारे में। तो इसके दरबार में 9 कवि थे जिन्हें दोस्तों नवरत्न कहा जाता था। पहले थे धन्वंतरी जो आयुर्वेद के ज्ञानी थे, फिर थे छपणक जो कि विद्वान और नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे, फिर थे दोस्तों शंकु जो कि ज्योतिष विद्या में परिपूर्ण थे, बेताल भट्ट जो कि तांत्रिक विद्या में ज्ञानी थे, घटपर्ण जो कि कवि थे, बररुचि जो कि वैश्याकरण या व्याकरण के ज्ञानी थे, और अमर सिंह कोशाकार से संबंधित कार्य में परिपूर्ण थे, और बराहमिहिर खगोल विज्ञान के शास्त्री थे। और बात करें कालिदास की तो ये संस्कृत के महाकवि थे। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए जो आपके ये हुए थे कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हुए थे कुमारगुप्त। तो इनके बारे में बात करें तो इन्होंने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। और कुमारगुप्त के बाद दोस्तों इनका अगला जो शासक बना गुप्त वंश का वो था स्कंदगुप्त। और इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए। और ऐरण अभिलेख की बात करें तो दोस्तों ऐरण अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। और ऐरण अभिलेख में ही सबसे पहले दोस्तों हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। इसके बाद गुप्त वंश के भिन्न भिन्न जो है गुप्त जो साम्राज्य है वह अलग अलग शाखाओं में बट गया। तो ये था दोस्तों आपका गुप्त वंश से रिलेटेड जितनी थ्योरी थी। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड जो किताबें उस समय लिखी गई थी गुप्त वंश के साम्राज्य के समय। तो आपको याद रखनी है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, महाविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार ये दोस्तों कालिदास की हैं। और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखादत्त की हैं। और मृच्छकट्टकम ये शूद्रक की है। अमरकोश अमर सिंह की। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि की। कामसूत्र वात्स्यायन की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। और नीतिसार दोस्तों है कामंदक की। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इनके समय में जो मंदिर जो बनाए गए थे उनके बारे में। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है दोस्तों ये ललितपुर बिहार में है, गुप्त साम्राज्य में बना हुआ है। और तिगवा का विष्णु मंदिर जो है दोस्तों ये जबलपुर एमपी में है, ये भी दोस्तों गुप्त साम्राज्य के समय ही बना था। ऐरण का विष्णु मंदिर ये सागर मध्य प्रदेश में है। और भूमरा का शिव मंदिर ये सतना मध्य प्रदेश में है। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में है।
और भीतरगांव का कृष्ण मंदिर ये दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और नागौद का शिव मंदिर बताएं याद करें तो दोस्तों देखिए ये है आपका सतना एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। तो ये तो कुछ मंदिर। अब बात करते हैं दोस्तों इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के कारण इन्हें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से इनके ऊपर जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो गुप्त काल को दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है और गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है हमें। और इसमें दोस्तों शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था और शासन की सबसे छोटी इकाई जो है गांव होती है, ग्रामीण के अधीन होती थी। और गुप्त काल में दोस्तों स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये थी दोस्तों आपकी थ्योरी, गुप्त काल से संबंधित जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई। अब बात करेंगे दोस्तों एक एक करके सारे क्वेश्चनों को कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या संभावना होती है उन सभी को। तो चलिए दोस्तों तैयार रहना और कमेंट में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप सभी को पता ही है दोस्तों देखिए कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, कल रविवार था, जबकि आपको दोस्तों हर रविवार को जो है जीके का एक टॉपिक डाला जाता है, वीडियो डाली जाती है जिसमें दोस्तों एक टॉपिक आपके लिए कंप्लीट कराया जाता है। बाकी अन्य दिनों आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं, जैसे कि एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई सभी के प्रैक्टिस सेट आपके लिए साइंस के और जीके के डाले जाते हैं, जो कि आपके शिफ्ट वाइज होते हैं प्रीवियस ईयर। तो चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके और कमेंट में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और वीडियो आपको कैसी लगी। तो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो किस काल में हुई दोस्तों? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो किस काल में दोस्तों? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये थे आपके दोस्तों समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और इसमें आपसे पूछा गया है कि बराह मिहिर कौन थे? तो बराह मिहिर दोस्तों एक खगोलविद थे जिसे दोस्तों इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो कौन दोस्तों? गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए उन्हें दोस्तों संगीत का प्रेमी भी कहा जाता है। एक महान कवि थे वो, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हरिश्चंद्र निम्नलिखित में से राजाओं में से किसका राज कवि था? तो हरिश्चंद्र किसका था दोस्तों? समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों केवल हम संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और वास्तविक यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो समुद्रगुप्त प्रथम होंगे, सॉरी दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किस लिए दोस्तों? कला एवं स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किसके शासनकाल के दौरान अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी? तो किस वंश के दोस्तों? गुप्त वंश के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? एरण अवलेख में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो किसने बनवाया दोस्तों?
स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो किसके दिया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो वो कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, यहाँ आपसे पूछा गया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? तो ये बनवाया था दोस्तों आपका हरिशरण ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि एरण अवलेख का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, और इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है, यानी कमेंट में देना है। HW क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, बेस्ट लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को जिन्होंने दोस्तों शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।